हर चीज कहीं ना कहीं से तो आती ही है ना? हमारा फोन, हमारी सुबह की कॉफी, यहाँ तक कि जो कपड़े हमने पहने हैं, सब कुछ। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब आता कहाँ से है? तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से लेकर उनके दोबारा बनने तक, यानी पुनर्जनन तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हर एक वस्तु, आखिर उसका ओरिजिन क्या है? वो आती कहाँ से है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। कोई भी छोटी से छोटी चीज ले लीजिए, जैसे शर्ट पर लगा एक प्लास्टिक का बटन। अब ये बनता तो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से है, लेकिन अगर हम इसके सोर्स तक जाएं तो उसका कनेक्शन भी सीधा नेचर यानी प्रकृति से ही निकलता है। तो जवाब हमेशा एक ही होता है, प्रकृति, नेचर। यही वो अल्टीमेट सोर्स है जहां से हमारी दुनिया की हर चीज निकलती है, चाहे वो गोवा का ये शानदार दूध सागर झरना हो या फिर हमारे हाथ में पकड़ा हुआ ये फोन। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति की कोई चीज, एक संसाधन या रिसोर्स आखिर बनती कैसे है? क्या सिर्फ उसका वहां होना काफी है? नहीं, इसमें एक दिलचस्प बदलाव है। चलिए उसे समझते हैं। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो एक संसाधन प्रकृति का वो हिस्सा है जिसे हम इंसान अपने जीवन को चलाने के लिए या कुछ नया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब हम पेड़ों को काटकर उनसे फर्नीचर बनाते हैं, तो वो जंगल हमारे लिए एक रिसोर्स, एक संसाधन बन जाता है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, प्रकृति की हर चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं होती। किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, उसे निकालने का जो खर्च है वो इकोनॉमिकली फायदेमंद हो। और तीसरी, और ये भी बहुत जरूरी है, कि समाज में उसका इस्तेमाल कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। ठीक है, तो अब जब हम प्रकृति को संसाधनों की नज़र से देख रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्हें बेहतर ढंग से समझने और मैनेज करने के लिए हमें उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, संसाधनों को बांटने का एक सबसे कॉमन तरीका है उनके इस्तेमाल के आधार पर। कुछ संसाधन तो हमारे जीने के लिए ही जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। फिर कुछ ऐसे हैं जो हमें कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे लकड़ी, संगमरमर या सोना। और तीसरी कैटेगरी है ऊर्जा की, मतलब एनर्जी, जैसे कोयला, सूरज की रोशनी या हवा। अब आते हैं शायद सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन पर, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई संसाधन खुद को फिर से बना सकता है या नहीं। यहीं पर प्रकृति की अपनी रफ्तार और हमारे इस्तेमाल करने की रफ्तार के बीच का टकराव सामने आता है। ये जो फर्क है ये असल में बहुत सीधा सा है। रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो समय के साथ नेचुरली फिर से बन सकते हैं, जैसे जंगल या सूरज की रोशनी। और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अननवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं, और हम जिस तेजी से इन्हें खत्म कर रहे हैं, उस तेजी से ये दोबारा कभी नहीं बन सकते। अब देखिए, इस स्लाइड में एक बहुत जरूरी चेतावनी छुपी है। एक बहती हुई नदी, हाँ वो रिन्यूएबल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसका सोर्स जैसे ग्लेशियर और जंगल सही सलामत हैं। बिल्कुल वैसे ही जंगल भी रिन्यूएबल हैं, पर अगर हम पेड़ काटने की रफ्तार को उनके उगने की रफ्तार से ज्यादा कर दें, तो हम उन्हें भी हमेशा के लिए खो देंगे। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, प्रकृति का अपना एक बना बनाया सिस्टम है, एक चक्र है, एक लय है, जिसे इंसानी गतिविधियां अक्सर तोड़ देती हैं। प्रकृति का जो बेसिक सिद्धांत है वो है रीस्टोर करना, रीजेनरेट करना, मतलब चीजों को वापस ठीक करना और नया जीवन देना। सोचिए, जब जंगल में कोई पेड़ गिरता है तो वो बेकार नहीं जाता, वो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है ताकि नया जीवन उग सके। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। लेकिन हम इंसान इस साइकिल को कई तरीकों से तोड़ रहे हैं। हम संसाधनों को उनके दोबारा बनने की रफ्तार से कई ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स जलाकर हम पूरे क्लाइमेट को बदल रहे हैं, और अपनी फैक्ट्रियों का कचरा नदियों में बहाकर हम उन पानी के स्रोतों को जहरीला बना रहे हैं जो हमें जीवन देते हैं। और पता है, जब हम प्रकृति के इन साइकिल्स को तोड़ते हैं, तो हम सिर्फ रिसोर्सेज नहीं खोते, हम उन बेशकीमती सर्विसेज को भी खो देते हैं जो नेचर हमें मुफ्त में देती है,
इन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, जैसे जंगलों का हमारे लिए हवा और पानी को साफ करना या मधुमक्खियों का हमारी फसलों को पॉलिनेट करना। इसे एक कॉन्क्रीट उदाहरण से समझते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 275 लीटर्स, ये क्या दिखाता है? ये एक अकेले बड़े पेड़ द्वारा सिर्फ एक दिन में पैदा की गई ऑक्सीजन की अंदाजन मात्रा है, करीब 275 लीटर। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि प्रकृति हमारे लिए चुपचाप कितना कुछ करती है ना? चलिए, अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसे ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये पूरी धरती पर बराबर नहीं बटे हैं। कहीं तेल के भंडार हैं तो कहीं उपजाऊ जमीन, और इस गैर बराबर बंटवारे का असर बहुत गहरा होता है। यही तय करता है कि इंसान कहाँ और कैसे बसेगा, दुनिया भर का व्यापार किस दिशा में जाएगा, देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे। और अफसोस की बात है कि ये अक्सर लड़ाई और संघर्ष की वजह भी बनता है। सच तो यह है कि संसाधनों पर कब्जा करना इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य अंधकार में है? नहीं, जरूरी नहीं। एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ इस्तेमाल करने पर नहीं बल्कि चीजों को फिर से बनाने यानी पुनर्जनन पर फोकस करता है। जैसा कि क्रिस्टियाना फिगुएरेज और टॉम रिवेट कर्नाक कहते हैं, हमें एक रीजेनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करे, उसके खिलाफ जाकर नहीं। एक ऐसी इकोनॉमी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दोबारा काम में लाए, कचरे को कम से कम करे और जो हमने खो दिया है उसे वापस भरने में मदद करे। और यही रीजेनरेटिव इकोनॉमी का पूरा आइडिया है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पुराने फोन से सोना निकालकर नए सर्किट बनते हैं, या जहां खेती करने से मिट्टी खराब नहीं होती बल्कि और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। असल में ये प्रकृति के अपने साइकिल की ही नकल करने की कोशिश है, जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब मिलकर ये बदलाव आखिर लाएंगे कैसे? हम सिर्फ रिसोर्सेज के कंज्यूमर बने रहने से आगे बढ़कर इस दुनिया को दोबारा बनाने वाले, इसे रीजनरेट करने वाले कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम सबके अंदर ही है।